पत्रकारिता के पेशे में युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का अनुभव बहुत अलग होता है। उनकी श्रेणियां भी बहुत अलग होती हैं। मगर गजा के भीतर रहकर कवर करने वाले फलस्तीनी पत्रकारों की मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। वे युद्ध को कवर करने किसी दूसरे देश की सीमा पर नहीं गए या ले जाए गए, बल्कि युद्ध उनके घरों में आ गया। उनकी छतों पर बम बरसने लगे। उन्हें पता है कि गजा में छिपने की कोई जगह नहीं है और गजा से भागने का कोई रास्ता नहीं, और गजा में होने का मतलब है मौत। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट किसी काम के नहीं रहे। उन्हें यह सब पता है, फिर भी अभी तक गजा से रिपोर्टिंग बंद नहीं हुई। उनके कई साथी मर गए, तब भी रिपोर्टिंग जारी है। इन पत्रकारों ने साहस और संसाधन की हर चुनौती को बहुत छोटा साबित कर दिया है। एक अदद खबर के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उनका ब्यौरा उस देश के पाठकों के बीच हम कैसे बताएं जहां मोदी मोदी करते हुए पत्रकार, संपादक और चैनलों के मालिक शान से गोदी हो गए। फलस्तीन के पत्रकारों को भी भोजन नहीं मिल रहा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा और सैलरी भी नहीं, तब भी वे रिपोर्ट कर रहे हैं और काम के बीच मौत के भी शिकार हो रहे हैं। गजा के पत्रकार बोल रहे हैं कि पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रेस लिखा हुआ अपना जैकेट उतारने वाले इस फलस्तीनी पत्रकार का नाम सलमान अल बशीर है। पैलेस्टाइन टीवी के पत्रकार सलमान बमबारी में मारे गए जिस व्यक्ति की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उनके ही सहयोगी पत्रकार मोहम्मद अबू हत की लाश है। मोहम्मद आधे घंटे पहले उसी अस्पताल से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब उसी जगह पर उनकी लाश पड़ी हुई है। रिपोर्टिंग करते हुए सलमान अल बशीर रोने लग गए और अपना सुरक्षा जैकेट उतार दिया। रोते हुए कहते हैं कि अब और सहन नहीं होता, हिम्मत जवाब दे गई है। हम शिकार हो रहे हैं, हम दोनों में बस एक ही अंतर है, किसकी मौत कब होगी। हम एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। जैकेट और हेलमेट का कोई मतलब नहीं रह गया। गजा पर जो तबाही आई है उसकी कोई परवाह नहीं करता। हम लाइव ऑन एयर विक्टिम हैं। हम वो विक्टिम हैं जो मरने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक पत्रकार जब मारा जाता है तो उसके साथ हजारों लोगों की खबरें मारी जाती हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार अभी तक 36 पत्रकार मारे गए हैं। इनमें 31 फलस्तीनी पत्रकार हैं, 4 इस्राएली और 1 लेबनानी। 9 पत्रकार लापता बताए जा रहे हैं। और यह खबर उन पत्रकारों से अलग है जो गजा में हो रहे नरसंहार को नहीं देख पाते। पश्चिम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार इस नरसंहार का विरोध नहीं कर सके, मगर उसी पश्चिम मीडिया में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जिन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार पर खुलकर बात की है। फलस्तीन के पत्रकार अंग्रेजी में अपनी रिपोर्ट इंस्टा से लेकर ट्विटर पर डाल रहे हैं। कई चैनलों के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इन पत्रकारों की कहानी आप तक कैसे पहुंचाएं। इस्राएली बमों के बनाए इन मलबों में वे पत्रकार भी मारे गए जो चारों तरफ से बंद गजा के मैदान को छोड़ने के बजाय वहां डटे रहे और अपनी रिपोर्ट करते रहे। इनकी एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर और वीडियो ने दुनिया भर में गजा की तस्वीर पहुंचा दी। 2 नवंबर को गजा के खान यूनिस इलाके में एक लोकल टीवी चैनल के पत्रकार मोहम्मद अबू हताब और उनके परिवार के 11 लोग हवाई हमले में मारे गए। पत्रकार माजिद फजल अरंदास 1 नवंबर को नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में मारे गए। इसी दिन हमास से जुड़े अक्सा टीवी के पत्रकार इयाद मतरल और उनकी मां हवाई हमले में मारे गए। 31 अक्टूबर को पैलेस्टाइन टीवी के कर्मचारी इमाद अल वाहिदी और उनके परिवार के कई सदस्य इसराइल के हवाई हमले में मारे गए। माजिद कश को पैलेस्टाइन टीवी के ही एक और कर्मचारी हैं और संचालक, उनकी मौत हो गई। उनके साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी हवाई हमले में मारे गए। सिराज रशदी पत्रकार से हमने फुटेज के लिए संपर्क किया था। अगर वो जिंदा रह जाते तो शायद हमें जवाब देते। ये लोग अगर जिंदा होते तो आपके स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों का हाल भी बता रहे होते, मगर इस्राएली बमों ने उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। फलस्तीन के इन पत्रकारों की कहानी केवल मारे जाने की नहीं है, पत्रकार बने रहने की भी है। क्या कभी हमारा ध्यान इस पर गया कि उनकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे है, वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इत्तेफाक से हमारी नजर एक किताब पर पड़ी। इस किताब को हमारी ही किसी दर्शक ने दिया। इसका नाम है गजा राइट्स बैक, यानी गजा लिखकर जवाब दे रहा है। इसकी संपादक रिफात अलरीर हैं। रिफात अलरीर ने लिखा है कि यह किताब दुनिया को दिखाती है कि इस्राएल के प्रयासों के बावजूद हम फलस्तीनी आगे बढ़ते रहे, दर्द और मृत्यु के सामने हार नहीं मानते हैं और सबसे अंधेरे समय में भी आजादी और उम्मीद के लिए लड़ते रहते हैं। इसमें लिखा है कि यह किताब साबित करती है कि कहानियां कहना इज एन एक्ट ऑफ लाइफ। ये विरोध है और कहानियां हमारी यादों को गढ़ती हैं। जिस दर्शक ने मुझे यह किताब दी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी भूमिका में लिखा है कि दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 में गजा पर इसराइल के हमले की 5वीं सालगिरह पर यह किताब लिखी गई। इस किताब की भूमिका में संपादक लिखती हैं कि उस समय के हमले ने गजा को बदल दिया।
सबके भीतर फलस्तीनी पहचान की नई ऊर्जा भर दी। युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियों ने अंग्रेजी सीखी। इन लड़कियों को लगा कि उनकी अंग्रेजी ठीक है, वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। अंग्रेजी उनके लिए इस्राएल की बंदिशों को तोड़ने और लांघने का जरिया बन गई। वे अंग्रेजी का पंख लगाकर उड़ने लगी। सोशल मीडिया पर वे गजा और फलस्तीन के मसले को लिखने लगी। राजनीतिक लेखन और पत्रकारिता लेखन करते करते इनमें से कई लड़कियां कहानीकार बन गईं और साहित्य को अपना औजार, हथियार बना लिया। ऐसी ही लड़कियों की कहानी का संग्रह है यह किताब। इस किताब में 15 लेखकों की 23 कहानियां हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं, 3 ही पुरुष हैं। इस तरह उन्होंने इस्राएल की पाबंदियों से भी लड़ाई लड़ी और एक बेहतर फलस्तीनी समाज की कल्पना साकार करने की कोशिश की, जहां औरत और मर्द में फर्क कम किया जा रहा है। यह फलस्तीनी इतिहास में पहली बार है कि महिलाएं आजादी की लड़ाई में इस तरह की पहल में पुरुषों से आगे हैं। उनकी लेखनी में मौजूदा फलस्तीनी मुद्दे तो हैं ही, पर महिलाओं के मुद्दे भी हैं और वे समाधान भी पेश करती हैं। यह किताब फलस्तीन के समाज को समझने का नया रास्ता दिखाती है। इनमें से कईयों ने कॉलेज में अंग्रेजी और दुनिया के साहित्य का अध्ययन किया है और फलस्तीनी साहित्य का भी। इन्होंने अपनी लेखनी में बदलाव किया, अखबारों में आर्टिकल लिखना छोड़ दिया, फिक्शन लिखने लगीं, कहानियां कहने लगीं। उन्होंने समझा कि आर्टिकल की जिंदगी छोटी होती है। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखा गया छोटा छोटा पोस्ट अभ्यास करते करते कहानी की शक्ल लेने लगा। फिक्शन की मानवीयता उनकी कहानी को बहुत सालों तक जिंदा रख सकती हैं, ज्यादा लोगों को छू सकती हैं, यह उन्हें एहसास हुआ। इस किताब की भूमिका में एक लाइन है जो फलस्तीन के संदर्भ में कहानी की भूमिका को अलग नजरिए से रखती है। समटाइम्स अ होमलैंड बिकम्स अ टेल। वी लव द स्टोरी बिकॉज इट इज अबाउट आवर होमलैंड एंड वी लव आवर होमलैंड इवन मोर बिकॉज ऑफ द स्टोरी। मतलब कई बार मातृभूमि ही कहानी होती है। हम कहानी को पसंद करते हैं क्योंकि वह हमारी मातृभूमि के बारे में है, और हम अपनी मातृभूमि को इन कहानियों की वजह से और ज्यादा प्यार करते हैं। गजा में जो पत्रकार मारे गए, उनके साथ खबरें ही नहीं, कहानियां भी मार दी गईं। इस किताब में लिखा है कि कहानियां हमारे अतीत की यादों और भविष्य के सपनों से हमें जोड़ती हैं। फलस्तीनी लोग खास तौर पर कहानियों से लगाव रखते हैं। इस किताब के लेखकों को पता है कि कहानी की जिंदगी इंसान के अनुभव से कहीं ज्यादा लंबी होती है। जब भी परिवार साथ बैठता है तो उस फलस्तीन की कहानियां चली आती हैं जो लोगों ने नहीं देखा है। ये प्लेस्तिया अलकाद है। इंस्टाग्राम पर यह गजा से रिपोर्ट कर रही हैं। 21 साल की इस लड़की को जेरूसलम पोस्ट हमास के प्रोपेगेंडा टीम का सदस्य कहता है। पश्चिम के बड़े बड़े एंकर इस्राएल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या जेरूसलम पोस्ट उनका नाम लेकर लिख सकता है? गजा में पत्रकार मारे जा रहे हैं। कौन यहां पर प्रोपेगेंडा करने के लिए जान देगा? युद्ध के पहले तक प्लेस्तिया के इंस्टा अकाउंट पर सामान्य सी तस्वीरें हैं, मगर 7 अक्टूबर के बाद सब बदल जाता है। प्लेस्तिया रिपोर्टिंग करने लग जाती हैं। उनकी रिपोर्टिंग में कई सारी पेशेवर कमियां हो सकती हैं, लेकिन बम से घिरे जानलेवा हालात में कोई पहली बार रिपोर्टिंग कर रहा हो तो उससे किसी संपादक को क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या यही काफी नहीं कि वो रिपोर्टिंग कर रही हैं? भारत से कई पत्रकार इस्राएल गए, उनके अंदाज से लगा घूमने गए हैं। पत्रकारिता के नाम पर चालाकी करने वालों की तुलना आप 1 साल पुरानी पत्रकार की रिपोर्ट से नहीं कर सकते। अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेस्तिया रिपोर्टिंग कर रही हैं। बताती हैं कि एक दिन में 3 बार अलग अलग ठिकानों से भागना पड़ा। प्लेस्तिया कई बार बताती हैं कि उनके पास भी पीने का पानी नहीं, या 3 दिन पर आज 1 बोतल पानी मिला है। एक वीडियो में हमने देखा कि बता रही हैं तभी पीछे से बम के गिरने की आवाज आती है। इस हालात में कोई पत्रकार किस तरह से रिपोर्टिंग करे, उस पर वो लोग रिपोर्टिंग की शर्तें नहीं थोप सकते जो रिपोर्टिंग के नाम पर इस्राएल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्लेस्तिया कई बार अपने स्टेटस में लिखती हैं कि मेरा इंटरनेट बंद था इसलिए ऑनलाइन नहीं थी, मगर मैं जिंदा हूं। प्लेस्तिया इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी में बताती हैं कि अपना फोन गाड़ी में चार्ज करती हैं। 2 सप्ताह पहले इंस्टा पर ही लोगों के सवालों के जवाब भी दिए थे। सवाल था, क्या आप इंटरनेट चला पा रही हैं? प्लेस्तिया कहती हैं इंटरनेट सिर्फ कुछ ही जगहों पर है, जैसे अस्पताल, और वहां भी तेज नहीं है। फिर कोई पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, तो प्लेस्तिया कहती हैं नहीं, मगर मैं सांस ले रही हूं और जिंदा हूं। कोई पूछता है कि आप अपनी भावनाओं से कैसे डील कर रही हैं, तो प्लेस्तिया कहती हैं कि आई एम नॉट डीलिंग विथ माई इमोशंस राइट नाउ। एक सवाल है कि क्या आपको डर लगता है? प्लेस्तिया जवाब में कहती हैं कि मुझे अपने किसी प्रिय को खोने का डर है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा उस अनजान से डर लगता है। फिर एक सवाल आता है कि क्या मेडिकल स्टाफ सो पाते हैं? बहुत चुनौतीपूर्ण और थकाने वाला काम लगता है। प्लेस्तिया बताती हैं कि गजा में हर किसी को मुश्किल से ही नींद मिल पा रही है। हम आज के फलस्तीन को भी नहीं देख रहे हैं और कई साल से फलस्तीन को भी नहीं देखा करते थे। जुलाई महीने में इस्राएल के हारेज अखबार में जैक खुरी लिख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के सर्वे से पता चला
कि 58% फलस्तीनी अवसाद से ग्रसित हैं। एक छोटी सी जगह में 23 लाख की आबादी कभी भी बम के आग गिरने की आशंका में जी रही है। उसके पास अपना रास्ता नहीं। कभी आपने सोचा है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल क्यों कहते हैं? बिसान फिल्म मेकर हैं, गजा की हैं। हर वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि वे जिंदा हैं। इन पत्रकारों के लिए जिंदा होना ही पहली खबर है। इतनी लाशों को रिपोर्ट करते करते इनके भीतर कितनी ही जान बची होगी। बिसान के स्टूडियो पर बम गिर गया, उनसे देखा नहीं गया। बिसान सोती भी हैं तो भागने की तैयारी में रहती हैं। बिसान ने गजा को पहले भी रिकॉर्ड किया है। हमले के बाद एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे खूबसूरत देश गजा, मुझे माफ करना, मैं दुनिया को तुम्हारी बदसूरत बर्बादी दिखा रही हूं। वाइल अल दहदौ गजा के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से हैं। उनके परिवार के 4 लोग मारे गए। एक रिफ्यूजी कैंप पर बम गिरा, उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और पोते की मौत हो गई। उस समय वाइल सीधा प्रसारण कर रहे थे, टेलीविजन पर थे। उसी के बीच खबर मिलती है कि उनके परिवार का कोई नहीं बचा, पत्नी न बेटी, बेटा न पोता। 2 दिन बाद वे रिपोर्ट करने चले गए। इस हालात में फलस्तीनी पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं और भारत के सुदर्शन चैनल के एंकर अपने शो में सवाल करते हैं, क्या यहूदी ही यादव हैं? यह हाल है भारत की गटर पत्रकारिता का। इस्राएल की सेना ने समाचार एजेंसी AFP को कुछ दिन पहले कह दिया कि हम आपके कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा नहीं कर सकते, आप ही अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को इस्राएल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। अल जजीरा जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे इस्राएल के प्रोपेगेंडा को काफी चुनौती मिल रही है। हारेत्स तो इस्राएल का ही अखबार है। कई दिनों से इसे देखते देखते एक बात समझ आ रही है, यह अखबार ऑक्यूपेशन यानी कब्जे का विरोध नहीं करता, यानी गजा पर कब्जे का विरोध नहीं करता, मगर गजा की तबाही पर 1-2 रिपोर्ट जरूर शामिल करता है। यह हमास के हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरें रोज छापता है, इस्राएली बंधकों की तस्वीरें छापता है, उन 16 सैनिकों की तस्वीरें छापता है जो गजा में मारे गए। इसके बाद भी हारेत्स अपने संपादकीय पन्नों पर अलग अलग आवाजों को जगह देता है। ऐसे लेख भी छापता है जो इस्राएली कब्जे का विरोध करते हैं। ओनली अ रेडिकल 2-स्टेट सोल्यूशन विल सॉल्व द इस्राइल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या का एकमात्र समाधान है कि 2 राष्ट्र का समाधान ही मान लिया जाए। इसी साल मई में एक लेख छपा जिसका शीर्षक है 75 साल से इस्राइल जो क्रूरता कर रहा है उससे फलस्तीनियों का हौसला नहीं टूटा। इस लेख के पहले ही पैराग्राफ में जो बोला गया है, आप खुद उस शब्द को ध्यान से देखिए। यह वही शब्द है जिसे हिंदी में आतंकवाद कहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इसमें सवाल किया जा रहा है कि एक मां और उसकी बेटियों को मारने वाले आतंकवादी और हत्या करने वाले राज्य में क्या फर्क है। गिडियन लेवी का लेख मई 2022 का है। इसका शीर्षक हिंदी में यह होगा, आतंकी फलस्तीनियों के लिए एकमात्र रास्ता बचा है। इस लेख में तो लिखा गया है कि यही एक रास्ता है, और वह भी 1.5 साल पहले। आप हमारे वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए, हमने काफी मेहनत से आपके लिए